हेलो, वेलकम टू माय चैनल द ब्लू प्लैनेट। और आज हम पढ़ेंगे रेडिएशन पोल्यूशन, इसके काजेज़ क्या हैं, इफ़ेक्ट्स क्या हैं और कंट्रोल मेजर क्या हैं। इसमें सारी चीज़ें हम कवर करेंगे क्योंकि ये सिलेबस के हिसाब से है, तो उसको पूरे यूनिट को ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। तो रेडिएशन जो पोल्यूशन होता है इसको न्यूक्लियर पोल्यूशन भी बोलते हैं या रेडियो एक्टिव पोल्यूशन भी बोलते हैं। तो इसको क्या कहते हैं, द टर्म रेफर टू पोल्यूशन। रेडियो एक्टिव पोल्यूशन जो होता है ये क्या होता है, पोल्यूशन होता है जो किसकी वजह से होता है, emission ऑफ हाई एनर्जी पार्टिकल्स और रेडियो एक्टिव मटीरियल्स। ये पोल्यूशन होता कैसे है, जब हाई एनर्जी पार्टिकल का emission होता है या रेडियो एक्टिव मटीरियल्स का emission होता है, किस में, पानी में, हवा में और लैंड पर। तो जब इस तरह का होता है तो उसको हम बोलते हैं फिर रेडिएशन पोल्यूशन और रेडियो एक्टिव पोल्यूशन। तो इसके साथ ही जुड़ा हुआ है कि न्यूक्लियर हैज़ार्ड क्या होता है। तो इस तरह का कोई रिस्क, कोई डेंजर, कोई ख़तरा जो ह्यूमन की हेल्थ को हो सकता है, एनवायरनमेंट को हो सकता है, किसकी वजह से, रेडिएशंस की वजह से। किसकी वजह से, रेडिएशन की वजह से, जो कि एटॉमिक न्यूक्लियाई से निकलते हैं। जब वो क्या होता है, उनका अनकंट्रोल एक्सप्लोजन होता है बाय द रिएक्शंस ऑफ फ्यूज़न और फिजन। तो इस तरह का जब होता है तो जो एनर्जी निकलती है तो उसकी वजह से जो रिस्क होता है, जो डेंजर होता है, उसको बोलते हैं न्यूक्लियर हैज़र्ड। रेडियो एक्टिव सब्सटेंस होते क्या हैं, ये वो सब्सटेंस होते हैं जिनकी एबिलिटी होती है कि वो हाई एनर्जी पार्टिकल्स लाइक अल्फ़ा, बीटा पार्टिकल्स एंड गामा रेज, गामा पार्टिकल्स, ये वाले जो एमिट कर सकें, ऐसे सब्सटेंस को बोलते हैं रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस। तो रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस होते हैं क्या हैं, ये अनस्टेबल होते हैं नेचर में और ये कॉन्टीन्यूसली क्या करते रहते हैं, एमिट करते हैं पार्टिकल्स, ताकि ये गेन कर सकें स्टेबिलिटी। तो क्या मतलब हम यहाँ से समझे कि ये अनस्टेबल होते हैं और अपनी स्टेबिलिटी को गेन करने के लिए पार्टिकल्स को एमिट करते रहते हैं। तो रेडियो एक्टिव पोल्यूशन क्या होता है, इसका बुरा असर पड़ता है ह्यूमन हेल्थ पर, जिसकी वजह से क्या हो सकता है, सीधा डेथ भी होती है। सबसे ज़्यादा जो है ये बड़े ख़तरनाक चीज़ें होती है, डेंजरस होते हैं। सारे पोल्यूशन में से सबसे ज़्यादा अगर डायरेक्ट कोई असर डालता है तो ये रेडियो एक्टिव जो पार्टिकल्स होते हैं, रेडियो एक्टिव मटीरियल होता है, ये काज करता है। ये सीधा सीधा इफेक्ट किस पर करता है, जेनेटिक मटेरियल। जो जेनेटिक मटेरियल होता है, डीएनए हमारा जो एटम का न्यूक्लियाई के अंदर क्रोमोसोम, उस पर इफेक्ट पड़ता है सीधा सीधा। और जब उन पर पड़ता है जेनेटिक मटेरियल पर, तो क्या जीन में चेंजेस आती हैं। तो ये पेरेंट से ऑफस्प्रिंग्स में, पेरेंट से बच्चों में जाने में जो डिसऑर्डर होते हैं वो जा सकते हैं जेनेटिकली। ये चांसेस रहते हैं इन रेडियो एक्टिव मटीरियल की वजह से। तो उसकी वजह से इसको मैनेज करना ज़रूरी है। तो ये एक न्यूक्लियर प्लांट हमें दिख रहा है। तो न्यूक्लियर प्लांट जैसे क्या है कि इंडिया में इस समय 7 न्यूक्लियर प्लांट्स हैं। जब प्लांट की बात करें तो कितने न्यूक्लियर प्लांट्स हैं, जब हम आज ये पढ़ रहे हैं 2021 में लेक्चर, तो 7 हैं। और उन 7 न्यूक्लियर प्लांट्स में 22 न्यूक्लियर रिएक्टर लगे हुए हैं। 22 न्यूक्लियर रिएक्टर। तो रिएक्टर और प्लांट्स में आपने कंफ्यूज नहीं होना है, एक प्लांट में एक से ज़्यादा न्यूक्लियर रिएक्टर भी लगे हो सकते हैं। तो ये सामने हम देख रहे हैं कोई प्लांट है जिसमें ये न्यूक्लियर रिएक्टर लगा हुआ है, ये भी न्यूक्लियर रिएक्टर लगा हुआ है। तो नेक्स्ट क्या है कि रेडिएशंस क्या होती हैं। रेडिएशंस क्या होता है, मिशन और ट्रांसमिशन ऑफ एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ वेव्स। वेव्स की जो है क्या होना, मिशन होना, या उनका ट्रांसमिशन होना, क्या, और पार्टिकल थ्रू ए स्पेस और थ्रू ए मीडियम। जब किसी मीडियम से या स्पेस से जब कोई वेव्स का मिशन या ट्रांसमिशन होता है तो उसको बोलते हैं रेडिएशंस। तो रेडिएशंस क्या होती हैं, 2 तरह की होती हैं जनरली। एक होती है आयोनाइजिंग रेडिएशन, दूसरी होती है नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन। ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हमारे लिए इस समय कौन सी है, आयोनाइजिंग रेडिएशन है, जो न्यूक्लियर रिएक्टर के साथ, न्यूक्लियर एनर्जी के साथ, न्यूक्लियर पोल्यूशन के साथ जुड़ी हुई है। तो इसमें क्या होता है, आयोनाइजिंग रेडिएशंस और द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस होती हैं
जिनकी एनर्जी क्या होती है, हाई होती है, लेकिन वेवलेंथ कम होती है, वेवलेंथ शॉर्ट होती है। एग्जांपल है जैसे क्या, जिनकी है यूवी रेडिएशन, एक्स रेज, गामा रेज, क्या है इनकी फ्रिक्वेंसी या एनर्जी क्या होती है, ज़्यादा होती है, लेकिन वेवलेंथ क्या होती है, शॉर्ट होती है ऐसी रेडिएशंस की। तो होता क्या था, हार्मफुल लेवल ऑफ रेडिएशन एमिटेड बाय रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स इज कॉल्ड रेडियो एक्टिव पोल्यूशन। तो रेडियो एक्टिव पोल्यूशन क्या हो गया, जब इन रेडिएशंस का हार्मफुल तक पहुंच जाता है, ज़्यादा हो जाता है, उस कंडीशन में हम बोलते हैं कि रेडियो एक्टिव पोल्यूशन हो रहा है। तो ये अल्फ़ा, बीटा एंड गामा रेडिएशंस आर प्रोड्यूस्ड बाय द रेडियो एक्टिव डीके। जब कोई रेडियो एक्टिव मटेरियल का डीके होता है तो ये अल्फ़ा, बीटा और गामा जो हैं रेडिएशन पैदा होती हैं। तो ये क्या होती हैं, यही रिस्पॉन्सिबल होती हैं रेडिएशन पोल्यूशन की, अल्फ़ा, बीटा और गामा जो है। तो ये जो होती हैं एनर्जेटिक्स होती हैं, अल्फ़ा, बीटा और गामा रेडिएशंस। तो ये रेडियो एक्टिव के डीके से प्रोड्यूस होती हैं और क्या करती हैं, जिस भी एटम या मालिक्यूल से गुजरती हैं उनकी आयोनाइजेशन करती हैं और उसको आयन बनाती हैं, आयन बना देती हैं। इस प्रोसेस को बोलते हैं आयोनाइजेशन होना। तो इसीलिए बोलते हैं ये आयोनाइजिंग रेडिएशंस होती हैं। दिस रेडिएशन हैव सफिशेंट एनर्जी, इनमें इतना एनर्जी होती है कि ये मैटर और आयन के साथ क्या इंटरेक्ट कर सकें। ये जो रेडिएशंस होती हैं कैन इंड्यूस रिएक्शंस काज कर सकती हैं। इसके अलावा क्या होता है, बॉन्ड्स को ब्रेक करती हैं। किसी भी तरह के जब बॉन्ड होते हैं, जैसे प्रोटीन में बने हुए हों, डीएनए में बने हैं, मॉलिक्यूल में बने हुए हैं, जैसे ये मीथेन का अगर स्ट्रक्चर बनाते हैं हम, तो उसका क्या होता है CH4, जैसे इधर H है, इधर भी H है, इधर भी H है और इधर भी। तो ये जो बॉन्ड है, ऐसे बॉन्ड को जो है जो प्रोटीन में या डीएनए में हो, उनको ब्रेक करने में ये सक्षम होती हैं, ये तोड़ती हैं उसको, तो फिर डिसऑर्डर पैदा होते हैं। तो अल्फ़ा रेज और अल्फ़ा पार्टिकल्स भी बोलते हैं, ये बड़े एनर्जेटिक होते हैं और साथ में पॉजिटिव चार्ज हीलियम न्यूक्लियाई होते हैं जनरली। तो क्या होते हैं, अल्फ़ा क्या होता है, जैसे हीलियम है 2 इलेक्ट्रॉन, जो एटॉमिक नंबर होता है इसका 4 एटॉमिक मास। तो ये वाला जो है इक्विवेलेंट टू अल्फ़ा पार्टिकल क्या होता है, हीलियम न्यूक्लियाई होता है, जिसमें 2 प्रोटॉन होते हैं और 2 न्यूट्रॉन होते हैं, इसमें 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन्स होते हैं ये। और जब इनकी एमिशंस होती है तो ये क्या होती है, द एमिशन ऑफ दीज पार्टिकल इज कंपेरेटिवली रेयर इन न्यूक्लाइड्स लाइटर देन लेड। जो लेड है एलिमेंट है जो हमारे पीरियोडिक टेबल में, उससे जो कम एटॉमिक नंबर वाले हैं, जिनका मास कम है, वजन कम है, वेट कम है, वो वालों से ये रेयरली क्या है अल्फ़ा पार्टिकल रिलीज़ होते हैं, एमिट होते हैं। ये ज़्यादा जो होते हैं जो लेड से ज़्यादा वाले जो होते हैं एटॉमिक मास में, जैसे कि यूरेनियम 238, रेडियम 226, पोलोनियम 210, ये वाले होते हैं। इनमें से जो है ये अल्फ़ा पार्टिकल ज़्यादा एमिट होते हैं। तो इसलिए इवन दो दीज पार्टिकल्स आर हाईली एनर्जेटिक, ये बड़े एनर्जेटिक होते हैं, लेकिन इनका मास क्या होता है, वो क्या होता है, वो ज़्यादा होने की वजह से ये क्या करते हैं, एयर से तो प्रोपागेट करते हैं, लेकिन ज़्यादातर जो चीज़ें हैं जैसे स्किन होगी, वहाँ से ये पास नहीं हो पाते अल्फ़ा पार्टिकल्स। दूसरा आता है बीटा पार्टिकल्स। तो ये क्या होते हैं, फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ये। तो ये क्या करते हैं, जब कोई भी किसी भी न्यूक्लियाई में रेडियो एक्टिव डीके होता है किसी न्यूक्लियाई एटम के न्यूक्लियाई में, तो फिर क्या होता है, ये निकलते हैं और कॉमन जो रेडियो न्यूक्लियाइड है, जो ये कॉमन, तो वो कौन सा है, दैट इज सिग्निफिकेंट बीटा, जैसे ट्राइटियम, कार्बन 14 और स्ट्रोंशियम 19, ये वाले जो एलिमेंट्स हैं ये क्या करते हैं, बीटा पार्टिकल को एमिट करते हैं। बीटा पार्टिकल की जो है एफिशिएंसी ज़्यादा होती है कि वो पेनिट्रेट कर सकते हैं अल्फ़ा पार्टिकल से ज़्यादा, क्योंकि इनका मास जो है उनसे कम होता है। तो ये क्या होते हैं, ये कैन बी कम्प्लीटली एब्जॉर्ब बाई शीट्स ऑफ प्लास्टिक, ग्लास और मेटल और बाकी शीट से ये पास नहीं हो पाते फिर भी ये, लेकिन अल्फ़ा पार्टिकल से ये ज़्यादा पास हो पाते हैं, इनमें पेनिट्रेटिंग पावर होती है। दे कैन पेनिट्रेट लिटिल इनटू ए ह्यूमन फ्लैश, ह्यूमन के फ्लैश में कुछ पेनिट्रेट कर पाते हैं ज़्यादा, अल्फ़ा पार्टिकल से ज़्यादा थोड़ा, लेकिन क्या होते हैं ये भी उतने डेंजरस नहीं होते जितना गामा रेडिएशंस होती है। तो फिर गामा रेडिएशंस क्या होते हैं, गामा पार्टिकल्स क्या होते हैं,
ये क्या होते हैं, वेटलेस, इनका वेट बड़ा कम होता है। ये वेटलेस पैकेट ऑफ एनर्जी जिसको बोलते हैं फोटॉन, वो वाले होते हैं जिसमें इनमें क्या होता है, हाई फ्रिक्वेंसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस होती है इनको। इनको क्या बोलते हैं, और हाई फ्रिक्वेंसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस बोलते हैं इनको। इन टर्म्स ऑफ चार्ज दे आर न्यूट्रल। इनका जो चार्ज होता है न्यूट्रल होता है, क्योंकि अल्फ़ा पार्टिकल का पॉजिटिव चार्ज होता है, तो दूसरा इलेक्ट्रॉन होते हैं फास्ट मूविंग, तो उनको नेगेटिव चार्ज होता है इलेक्ट्रॉन का। और ये गामा जो होते हैं ये क्या होते हैं, न्यूट्रल होते हैं। एंड आर हाई एनर्जी बीम, जैसे एक्सरे होता है इस तरीके से ये होते हैं, उसके साथ मिलते हैं ये। तो ये सोर्स क्या होता है गामा रेज का रेडिएशन, द एनवायरनमेंट इज नेचुरली अकरिंग पोटाशियम 40 नेचुरली जो सोर्स होता है गामा रेडिएशन का वो होता है पोटाशियम 40, ठीक है, जो कि ह्यूमन बॉडी में भी प्रेजेंट होता है, ये नेचुरली होता है। आर्टिफिशियल जो सोर्स होता है गामा रेडिएशन का वो होता है कोबाल्ट 60, सीजियम 130। ये जो हैं आर्टिफिशियल सोर्स होते हैं गामा रेडिएशंस के। ये वेरी पेनिट्रेटिंग होते हैं गामा रेडिएशंस, बहुत ज़्यादा अल्फ़ा और बीटा के कंपैरिजन में ज़्यादा। ये डेंस मटेरियल में भी क्या करते हैं, ये पेनिट्रेट कर सकते हैं ये। तो इसके अलावा गामा रेज कैन ईजिली पास कम्प्लीटली थ्रू द ह्यूमन बॉडी। ये ह्यूमन बॉडी से पास हो जाते हैं, जैसे एक्सरे पास हो जाता है तो हम अंदर बोन्स को देख पाते हैं जब एक्सरे कराते हैं, तो वो उसी तरीके से क्या होता है कि ये भी ह्यूमन बॉडी से पास हो जाते हैं, ह्यूमन की स्किन से ये आराम से पास हो जाते हैं। इसमें कुछ ही होते हैं जो टिश्यूज़ में ऑब्जर्व हो पाएँ ह्यूमन के। तो एक होते हैं न्यूट्रॉन्स। न्यूट्रॉन क्या होते हैं, अनचार्ज पार्टिकल्स होते हैं, इनमें चार्ज नहीं होता, क्योंकि एटम में जो होता है बाहर सराउंडिंग में इलेक्ट्रॉन घूमते हैं नेगेटिव चार्ज, बीच में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज होते हैं और न्यूट्रॉन जो है जो होते हैं वो न्यूट्रल होते हैं। तो ये अनचार्ज पार्टिकल्स होते हैं, ये क्या करते हैं प्रोड्यूस, ये डायरेक्टली आयनाइजेशन नहीं कर पाते। ये सिर्फ क्या करते हैं जब इंटरेक्ट करते हैं एटम्स ऑफ मैटर, किसी मैटर के साथ जब इंटरेक्ट करते हैं तो उन एटम्स से क्या करते हैं फिर अल्फ़ा बीटा और गामा रेडिएशंस पैदा होती हैं, उनकी आयनाइजेशन कर देते हैं ये न्यूट्रॉन्स आर पेनिट्रेटिंग होती हैं, कैन स्टॉप्ड ओनली बाय थिक मासेस ऑफ कंक्रीट वाटर और पैराफिन्स। कोई बड़ा कंक्रीट हो, वाटर हो, या पैराफिन हो, या थिक मास जो भी हो, वहाँ से ये उनको रोक सकते हैं, अदरवाइज ये भी पेनिट्रेटिंग होते हैं, आराम से पेनिट्रेट कर सकते हैं। तो ये थोड़ा सा क्या है, ये प्रॉपर्टी हम समझेंगे अल्फ़ा बीटा और गामा की ही यहाँ से, ये फिगर से। तो ये अल्फ़ा बीटा और गामा रेडिएशंस हैं। पहले वाली ऊपर वाली जो है वो अल्फ़ा है, इसका क्योंकि मास ज़्यादा होता है तो ये पेपर से भी पास नहीं हो पाती। तो देखो यहाँ पर एरो पहले दिया हुआ आगे नहीं गया। दूसरी जो रेडिएशन है वो बीटा है, जो कि पेपर से पास हो गई है और एल्युमिनियम शीट तक पहुँच गई है। एल्युमिनियम शीट से ये पास नहीं हो पाती बीटा पार्टिकल्स, तो यहाँ तक एरो दिखाया है। तीसरी जो रेडिएशन है वो है गामा रेडिएशन, जो कि देखो पेपर से भी पास हो रही है, एल्युमिनियम से भी पास हो पा रही हैं, और कुछ हद तक जो है वो लेड से भी पास हो रही हैं गामा रेडिएशन। तो ये हाईली पेनिट्रेटिंग होती हैं गामा रेडिएशंस। तो इसके अलावा डिफ्लेक्शन बाई मैग्नेटिक या इलेक्ट्रिक फील्ड से भी एक जो है एक एक्सपेरिमेंट किया गया था इनकी प्रॉपर्टीज़ को देखने के लिए, ये पॉजिटिव है नेगेटिव है या न्यूट्रल हैं। तो उसमें जब रेडिएशन को पास किया गया तो इसमें जो बीटा पार्टिकल से वो डिफ्लेक्ट हो गए, कहाँ डिफ्लेक्ट हुए, टू वर्ड्स पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रोड की तरफ। इससे पता चला कि बीटा पार्टिकल जो हैं वो क्या होते हैं, नेगेटिव चार्ज होते हैं, क्योंकि हमने ये पढ़ा था कि जैसे प्लस और प्लस है लाइक चार्जेस हैं जो ये क्या करते हैं, रिपेल करते हैं, चाहे प्लस प्लस हो या माइनस माइनस हो। और अपोजिट चार्जेस जो होते हैं वो क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। ये हमने पढ़ा था बचपन से लेकर छोटी क्लासों में भी पढ़ा हुआ है। तो यहाँ पर देखो बीटा का क्या है, नेगेटिव चार्ज है, और ये प्लेट जो है लिखा हुआ है यहाँ पर, ये पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रोड है। तो बीटा पॉजिटिव चार्ज प्लेट की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है नेगेटिव चार्ज वाला, क्योंकि अनलाइक चार्जेस जो हैं वो अट्रैक्ट करती हैं। इसी तरीके से जो अल्फ़ा की वेव्स आ रही हैं, रेडिएशंस आ रही हैं, वो क्योंकि अल्फ़ा पॉजिटिव है तो वो नेगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ अट्रैक्ट हो गया है। अपोजिट चार्ज अनलाइक चार्जेस क्या है, ये अट्रैक्ट हो रहे हैं। और गामा का कोई भी क्या है, नहीं होता कोई भी चार्ज, इस वजह से ये सीधे अनडिफ्लेक्टेड जो है
आगे वो निकल रही हैं। ये रेडिएशन, इससे पता चलता है कि कौन पॉजिटिव चार्ज है, कौन नेगेटिव है और कौन न्यूट्रल है। ये एक जिससे आप समझ पाए होंगे। तो नॉन आयनाइजिंग रेडिएशंस आती हैं दूसरी। पहले ये थी आयनाइजिंग रेडिएशन जो अल्फ़ा बीटा गामा ये सब। इसके बाद नॉन आयनाइजिंग रेडिएशंस होती हैं, ये भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं जिनकी वेवलेंथ ज़्यादा होती है। यूवी रेज जो होती हैं वहाँ से शुरू होती हैं, रेडियो वेव्स के बीच का रेंज जो होता है इनका होता है, जिसमें रेड, इंफ्रारेड और विजिबल रेडिएशंस भी आ जाती हैं। इन दीज वेव्स हैव एनर्जी to excite the atoms of the medium through which they are moving, causing them to vibrate faster। इनमें काफ़ी एनर्जी होती है कि किसी भी मीडियम को जैसे पास करेंगे तो उसको वाइब्रेट कर सकती हैं, लेकिन ये नॉन आयनाइजिंग होती हैं, इतनी एनर्जी इनमें नहीं होती कि क्या करें कि वो किसी भी को मैटर को मटेरियल को आयन में कन्वर्ट कर सकें, आयन से बना सकें, तो उतनी एनर्जी नहीं होती। तो इस वजह से क्या होता है, इनको बोलते हैं नॉन आयनाइजिंग रेडिएशन। नॉन आयनाइजिंग मतलब क्या होना कि जिससे पास करेगी उनमें आयन्स, एटम्स को आयन्स में चेंज नहीं कर पाती, क्योंकि उसमें उतनी एनर्जी नहीं है कि वेवलेंथ ज़्यादा होती है, एनर्जी नहीं होती, उतनी एनर्जी नहीं है कि उनको आयन्स में कन्वर्ट कर सके। तो यहाँ पर आपको ये चीज़ मैं दिखाने के लिए मैंने ऐड की है ये, कि जैसे जैसे आप इधर जाओगे आगे की तरफ जाते जाएंगे, ये जैसे जैसे आप जाएंगे इधर तो वेवलेंथ बढ़ती जाएगी, वेवलेंथ क्या बढ़ती जाएगी और एनर्जी कम होती जाएगी। दैट मीन्स कि ये वाले जो हैं जैसे गामा रेड है इनकी सबसे ज़्यादा एनर्जी होती है, फिर उसके बाद एक्सरे, फिर अल्ट्रा वायलेट, और जैसे जैसे जा रहे हैं एनर्जी या फ्रिक्वेंसी, एनर्जी और फ्रिक्वेंसी दोनों को आप मान के चल सकते हैं, दोनों चीज़ें बोल सकते हैं। ये ज़्यादा होती है गामा की और फिर एक्सरे की और ऐसे एनर्जी, लेकिन क्या है वेवलेंथ इनकी कम होती है। गामा रेज की सबसे कम वेवलेंथ होती है, एनर्जी सबसे ज़्यादा होती है। वेवलेंथ और एनर्जी का जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शन होता है। ये गामा को ऐसे लैम्डा में हम वेवलेंथ को डिनोट करते हैं तो 1/λ, इसका मतलब है कि इन्वर्सली प्रोपोर्शन होते हैं, इन्वर्सली प्रोपोर्शन होता है। तो इसी हिसाब से रेडियो वेव जो है इसकी वेवलेंथ बहुत ज़्यादा होती है लेकिन एनर्जी सबसे कम होती है, जबकि यहाँ पर गामा रेज की क्या होती है, एनर्जी जो है वो सबसे ज़्यादा होती है लेकिन वेवलेंथ सबसे कम होती है। ये चीज़ आप समझें। और ये जो है विजिबल स्पेक्ट्रम है जिसमें विबगर बोलते हैं, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड होता है विबगर। तो ये यहाँ पर आ जाता है एक्सरे, अल्ट्रा वायलेट, फिर विजिबल रेंज, फिर इंफ्रारेड रेंज, फिर माइक्रोवेव, फिर लास्ट आता है रेडियो वेव जिसकी सबसे ज़्यादा वेवलेंथ होती है और लीस्ट फ्रिक्वेंसी होती है। तो सोर्सेज क्या होते हैं, अब समझते हैं कि रेडियो एक्टिव मटेरियल के सोर्सेज क्या हैं। तो इसमें नेचुरल जो सोर्सेज हैं, ठीक है, वो कौन कौन से हैं। द यूनाइटेड नेशन साइंटिफिक कमेटी ऑन द इफेक्ट्स ऑफ एटॉमिक रेडिएशन आइडेंटिफाई 4 मेजर सोर्सेज ऑफ पब्लिक एक्सपोजर टू नेचुरल रेडिएशंस। जो नेचुरल रेडिएशंस रहती हैं उसमें ये जो UNSCEAR ऑर्गेनाइजेशन है, इन्होंने इसको 4 हिस्सों में डिवाइड किया था सोर्सेज को। जो क्या मेजर जो सोर्सेज होते हैं उसमें आता है कॉस्मिक रेडिएशन, टेरेस्ट्रियल रेडिएशन, इनहेलेशन और इंजेक्शन। और ये जो कॉस्मिक वगैरह आता है क्योंकि रेडियो एक्टिव में ना हो, ये तो क्या है टोटल ओवरऑल रेडिएशन है सारी, आयनाइजिंग रेडिएशन भी और नॉन आयनाइजिंग रेडिएशन भी, दोनों इस मैंने टॉपिक में इंक्लूड की है। कोई भी रेडिएशन को छोड़ा नहीं है, चाहे वो नॉन आयनाइजिंग भी है उसको भी आपने बीच में पढ़ना है इस टॉपिक में आपने। तो नेचुरल रेडिएशन जो है कंप्राइज ऑफ कॉस्मिक एंड टेरेस्ट्रियल रेडिएशन। जो रेडिएशन नेचुरली आती हैं, एक तो जो बाहर से आती हैं उनको बोलते हैं कॉस्मिक रेडिएशन आउटर स्पेस से, और दूसरी होती है टेरेस्ट्रियल रेडिएशन जो अंदर ज़मीन से ही निकलती हैं हमारी। तो कॉस्मिक रेडिएशंस कौन सी होगी, जो सोलर एनर्जी जो हमारे गैलेक्सीज जो बाकी हैं वहाँ से जो आती हैं आउटर साइड से, तो यहाँ पर आकर इंटरेक्ट करती हैं हमारे ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, जो एटमॉस्फेयर में जो भी गैसेस वगैरह हैं उनके साथ जो इंटरेक्ट करती हैं, ये कॉस्मिक रेडिएशंस होती हैं। तो दूसरी होती हैं टेरेस्ट्रियल रेडिएशंस। ये कौन एमिट करता है, ये मटेरियल जैसे सॉइल, रॉक, क्ले में जो होता है रेडियो एक्टिव मैटर मटेरियल, वहाँ से ये निकलती हैं रेडिएशंस।
तो दो प्रीडोमिनेंट रेडियो एक्टिव एटम्स इन दीज मटेरियल इंक्लूड इसमें सॉइल में रॉक में जो मैटर होता है रेडियो एक्टिव मटेरियल, उसमें क्या क्या हो सकता है, यूरेनियम, थोरियम, रेडियम, पोटाशियम। ये चीज़ें होती हैं जो क्या करती हैं, रेडिएशन को एमिट करती हैं, जिनको बोलते हैं टेरेस्ट्रियल रेडिएशन। और क्या होता है, और कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जैसे डीके ऑफ रेडियम का जब डीके होता है उसकी वजह से क्या निकलता है, रेडॉन निकलता है, रेडियो एक्टिव गैस होती है ये, दैट इज़ हाईली कंट्रीब्यूटेड टू द ओवरऑल टेरेस्ट्रियल डोज ऑफ फॉर मैनी पीपल। जो रेडॉन हो जाता है निकलता है जब ये, तो ये एक रेडियो एक्टिव गैस होती है जो इफेक्ट करती है लोगों पर। और अगर किसी बिल्डिंग के मटेरियल में और द सराउंडिंग सॉइल कंटेन रेडियम, अगर उनमें रेडियम है तो वहाँ क्या हो सकता है, रेडॉन गैस जो है वो प्रोड्यूस हो सकती है रेडियम से, और वो अगर उन घरों के अंदर भी क्या हो सकती है, इकट्ठा हो सकती है, अकोमोलेट कर सकती है। अगर घर के अंदर वेंटिलेशन की कमी है, एयर वेंटिलेशन की, तो वो अंदर जाकर कंसंट्रेट कर सकती है और बड़ा फिर प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है। रेडिएशंस का जो है वहाँ अंदर लोगों के घरों में फिर प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है। ऐसी जगह पर वेंटिलेशन भी अच्छी होनी चाहिए ताकि वो कंसंट्रेट ना हो पाए। एग्जांपल है इन रॉक, जो टेरेस्ट्रियल रेडिएशंस हैं रॉक से निकलती है, सॉइल से, पानी से। और ये रेडियो एक्टिव मटीरियल होते कौन से हैं, रेडियम 224, यूरेनियम 234, याद रखना ये, यूरेनियम 238, थोरियम 232, रेडॉन 222, पोटाशियम 40 और कार्बन 14 ये प्रेजेंट होते हैं इन जो है वाटर हो, सॉइल हो या रॉक में। तो ये सारे जो सारे होते हैं ये रेडिएशन कॉज करते हैं, एमिट करते हैं, और इन सबको हम बोलते हैं रेडियो एक्टिव मटेरियल कह सकते हैं, ये सारे आइसोटॉप जो भी हैं। और दूसरा होता है आर्टिफिशियल रेडिएशंस होती हैं जो कि क्या प्रोड्यूस करते हैं न्यूक्लियर रिएक्टर वगैरह में जो हमने बनाए हैं उसमें से होती हैं जो ये वाली, ये आर्टिफिशियल रेडिएशन जो होती हैं। जहाँ रेडिएशंस कहाँ पैदा करते हैं, जो मेडिसिन में यूज़ करते हैं, जहाँ लेबॉर्ट्री में यूज़ करते हैं, वहाँ पर जो रेडिएशन प्रोड्यूस होती हैं या किसी इंडस्ट्री में, तो ये आर्टिफिशियल रेडिएशंस होती हैं। जो मेन यूज़र्स होते हैं आर्टिफिशियल रेडिएशन के वो कौन कौन हैं, जैसे मेडिकल फैसिलिटीज़ में मैंने बोला, हॉस्पिटल्स में, फार्मास्यूटिकल जो फैसिलिटीज़ होती हैं वहाँ, रिसर्च वर्क में भी ये यूज़ होती हैं, टीचिंग इंस्टीट्यूशन में होती हैं, और न्यूक्लियर फ्यूल जो यूज़ करते हैं जो न्यूक्लियर रिएक्टर वगैरह में वहाँ से होती हैं, पावर रिएक्टर जैसे यूरेनियम मिल्स में और फ्यूल फैब्रिकेशन प्लांट्स में। इनकी एग्जांपल कौन कौन सी है, स्ट्रोंशियम 90, सीजियम 137, आयोडीन 131 एंड सेवरल अदर्स जो हैं रेडियो एक्टिव मटीरियल फिर ये निकलते हैं। ये वाले आर्टिफिशियल ये सारे के सारे क्या हैं, रेडिएशन सोर्सेज हैं जो रेडिएशन को काज करते हैं। तो रेडिएशन पोल्यूशन इज़ नॉट ए कांस्टेंट और रेगुलर फिनोमेना, ये कांस्टेंट या रेगुलर फिनोमेना नहीं है ये रेडिएशन पोल्यूशन। तो हैंस द ड्यूरेशन एंड फ्रिक्वेंसी ऑफ पोल्यूशन विल वेरी विद टाइम एंड कंडीशन। तो इन रेडिएशंस की कितनी ड्यूरेशन है, कितना टाइम लगता है और फ्रिक्वेंसी क्या है, उसके हिसाब से तीन तरह की जो 3 काइंड्स ऑफ कंडीशन एग्जिस्ट करती हैं। एक होता है कॉन्टीन्यूस रेडिएशन पोल्यूशन। ये कौन सा पोल्यूशन होता है, इस तरह का कंडीशन आती है जब कहाँ होता है, कोई एग्जिस्ट करता है यूरेनियम माइंस में, जब कोई काम कर रहा है वहाँ निकलेंगी, माइंस के थ्रू लगातार निकलती रहेंगी, न्यूक्लियर रिएक्टर से निकलती रहेंगी, लेबॉर्ट्री से निकलती रहेंगी, जहाँ पर क्या करते हैं ह्यूमन जो होते हैं वो कॉन्टीन्यूस एक्सपोजर में होते हैं ऐसी रेडियो एक्टिव कंटेमिनेंट्स की वजह से। दूसरा होता है एक्सीडेंटल पोल्यूशन की वजह से भी होते हैं। इस तरह की जो रेडिएशंस होती हैं जब कोई एक्सीडेंट होता है वहाँ पर से निकलती हैं ये रेडिएशंस, जैसे कोई रेडिएशन लीकेज हो गया, जैसे एग्जांपल है कि फुकुशिमा में हुआ था जापान में, वहाँ न्यूक्लियर सुनामी आई थी तो न्यूक्लियर रिएक्टर से रेडिएशन लीक हो गई थी। तो ये दूसरा ये होता है कि कभी कभार होती है ये। तीसरी जो होती है जब एक्सीडेंट्स हों तब होती है, जो उनसे जुड़ी होती है एक्सीडेंट से। तीसरी होती है ओकेजनल पोल्यूशन। इस तरह की कंडीशन होती है किसी ओकेजन पर हो सकती है, कंडीशन एग्जिस्ट ड्यूरिंग एन आइसोलेटेड एक्सपेरिमेंट और टेस्ट ऑफ न्यूक्लियर सब्सटेंसेस। जब सब्सटेंस जैसे किसी जगह पर न्यूक्लियर का टेस्ट किया, वहाँ पर ओकेजनली करेंगे किसी साल में, कभी 10 साल में, जब उस ओकेजन में जब वो करते हैं वहाँ पर ये रेडिएशन निकलती हैं, इसको बोलते हैं ओकेजनल रेडिएशन पोल्यूशन। तो नेक्स्ट पढ़ेंगे हम
पढ़ेंगे जनरल कॉजेज क्या होते हैं रेडियो एक्टिव पोल्यूशन के, कि व्हाट आर द जनरल कॉजेज। तो इसमें क्या होता है, न्यूक्लियर एक्सीडेंट्स फ्रॉम न्यूक्लियर एनर्जी प्लांट्स। एक काज होता है कि न्यूक्लियर जो एक्सीडेंट्स होते हैं न्यूक्लियर एनर्जी प्लांट से, उनसे ये रेडिएशन निकल सकती हैं। जैसे 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 पोस्ट मॉडर्न वर्ल्ड हुआ आया तो बहुत सारी एनर्जी जो है डिस्कवर्ड हुई हैं, अलग अलग एनर्जी, चाहे अब सोलर एनर्जी भी यूज़ कर रहे हैं, हम विंड एनर्जी भी यूज़ कर रहे हैं, बहुत सारी उसमें न्यूक्लियर एनर्जी भी आई है। तो इसकी वजह से कि जब जब से ये एनर्जी आई है यूज़ कर रहे हैं, इन सम केसेज द कंट्रीज ऑफ न्यूक्लियर पावर प्लांट एक्सीडेंट अकर लाइक, जैसे जब हम यूज़ कर रहे हैं न्यूक्लियर एनर्जी, और इसकी वजह से कुछ न्यूक्लियर एक्सीडेंट भी हुए हैं, जैसे फुकुशिमा डेची न्यूक्लियर डिज़ास्टर जो 2011 में हुआ। तो मैंने बताया अभी आपको कि वो जो सुनामी की वजह से न्यूक्लियर रिएक्टर का फेलियर हुआ था, कूलेंट फेलियर हो गया था, डिस्ट्रॉय हुआ था, तो वहाँ से रेडिएशन लीक हो गई थी, वो हो गया। चेरनोबिल डिज़ास्टर जो यूएसएसआर में हुआ था 1986 में, 3 माइल आइलैंड में एक्सीडेंट हुआ था 1979 में। तो इसमें क्या है, बहुत सारे लोग जो हैं हमारे गए थे या अफेक्टेड हुए थे, जो आज तक भी उन पर इफेक्ट देखने को मिलता है। तो दूसरा होता है न्यूक्लियर वार हो रहे हैं, जो अटैक्स हो रहे हैं, वहाँ से जो रेडिएशंस होती हैं वो भी एक बड़ा कारण होता है न्यूक्लियर पोल्यूशन का या रेडिएशन पोल्यूशन का। जैसे जहाँ वेपन टेस्टिंग होती है, न्यूक्लियर एक्सप्लोजन होता है, वहाँ पर द फॉल आउट कंटेन्स रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस होते हैं, जहाँ पर से ये अटैक होते हैं, उनके फॉल और उसके जो बचता है आसमान वो जो होता है, उसकी वजह से स्ट्रोनशियम 90 होता है, सीजियम 137, आयोडीन 131, ये जो न्यूक्लियर मटेरियल होता है ये निकलता है, जो कि काफ़ी रेडिएशंस को काज करता है। तो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका ने जब बम ड्रॉप किया था, 2 बम ड्रॉप किए थे जापान के 2 बड़े शहरों में, हिरोशिमा और नागासाकी में। हिरोशिमा में 6 अगस्त 1945 को ड्यूरिंग सेकंड वर्ल्ड वार में ये किया था, और 9 अगस्त को नागासाकी पर किया था। तो ये एक बड़ा एग्जाम्पल है जहाँ पर आज भी बहुत सारे लोगों को क्या इफेक्ट पड़ते हैं, इफेक्ट भी देखेंगे हम। तो इसके अलावा यूज़ ऑफ रेडियो आइसोटॉप्स जो यूज़ कर रहे हैं, वहाँ से भी बहुत सारी रेडिएशंस निकलती हैं। तो ये देखो हिरोशिमा में जब बम गिराया गया था उसके बाद ये हाल हुआ था, कितना डिस्ट्रक्शन हुआ है, पूरे तरीके से प्लांट्स हो चाहे बिल्डिंग्स हो या कुछ, सब कुछ ख़त्म हो गया था वहाँ। लगभग 2 लाख लोगों को डेथ हुई थी, और आज तक बहुत सारे लोग अफेक्टेड हो रहे हैं। और फिर माइनिंग भी एक बड़ा सोर्स होता है रेडियो एक्टिव पोल्यूशन या रेडिएशन पोल्यूशन का कारण होता है। माइनिंग जो है मोस्टली क्या करते हैं कि एक्सट्रैक्शन करते हैं मिनरल्स ओर्स की, और ऐसी ओर्स में कहाँ क्या निकलता है जहाँ पर रेडियम और यूरेनियम वगैरह निकलते हैं। ये क्या काज करते हैं, रेडियो एक्टिव एमिशंस, जो रेडिएशन एमिशन करते हैं ये, और वहाँ से पोल्यूशन होता है। अदर मिनरल्स विद हिंट ऑफ रेडिएशन और थोरियम, बाकी जो मटेरियल निकलते हैं जैसे थोरियम हो गया, प्लूटोनियम हो गया, रेडॉन हो गया, पोटाशियम, कार्बन, फास्फोरस, ये भी काज करते हैं रेडियो एक्टिव पोल्यूशन। इसमें कुछ इनके कुछ आइसोटॉप्स होते हैं जो क्या करते हैं अल्फा बीटा गामा रेडिएशंस को एमिट करते हैं। इसके अलावा स्पिलेज ऑफ रेडियो एक्टिव केमिकल्स, कुछ केमिकल्स होते हैं जहाँ से रेडिएशंस निकलती हैं, जैसे शिप वगैरह के एक्सीडेंट हो जाते हैं तो वहाँ पर से जो पेट्रोलियम वगैरह निकलता है, वहाँ के कुछ सब्सटेंसेस होते हैं उसमें मिक्स, जो क्या करते हैं काज करते हैं इन पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की वजह से रेडिएशंस निकलती हैं। तो ये भी क्या करते हैं, रेडिएशन पोल्यूशन का काज करते हैं। टेस्ट ऑन रेडिएशंस, इसमें क्या होता है कि जैसे कीमोथेरेपी करते हैं हम कैंसर के लिए, जब कहीं किसी स्किन में या कुछ कैंसर हुआ है तो उसको ख़त्म करने के लिए हम कीमोथेरेपी करते हैं। तो इसमें क्या होता है कि जो ग्रोथ होते हैं कैंसर सेल के, उन कैंसर सेल की ग्रोथ को रोकने के लिए ये कीमोथेरेपी की जाती है। लेकिन इसकी वजह से क्या होता है, इम्यून सिस्टम क्या होता है, डिस्पाइट द साइंटिस्ट हैव बीन एक्सपोज टू रेडिएशन लीडिंग टू द डेथ्स और अदर। लेकिन क्या होता है जब ये तरह के जब हम करते हैं कीमोथेरेपी करते हैं, तो इसकी वजह से होता है कि एक तो हमारा इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, ना हो तो वो वीक होता है। दूसरे नंबर पर जो लोग इसको डील करते हैं, जो डॉक्टर जो साइंटिस्ट इसको करते हैं कीमोथेरेपी, वो हाईली रिस्क पर होते हैं क्योंकि उनको रेडिएशन का एक्सपोजर हो जाता है और उनकी जान को खतरा रहता है। फिर आता है कॉस्मिक रेडिएशंस एंड अदर नेचुरल सोर्सेज। कॉस्मिक रेडिएशंस मैंने बताया जो बाहर से आता है, प्लानिट के आउटसाइड से, स्पेस से आता है,
चाहे वो सन से हो या बाकी गैलेक्सीज से हो, ये भी रेडियो एक्टिव पोल्यूशंस वगैरह ये भी काज करते हैं। जैसे गामा रेडिएशंस वगैरह जब आती हैं और ये इंटरेक्ट करती हैं जो यहाँ के जो होते हैं एटम्स वगैरह एटमॉस्फेयर वगैरह में, तो वहाँ भी उनको आयन्स वगैरह में चेंज कर जाते हैं। तो ये भी क्या करते हैं, बहुत सारा इफ़ेक्ट करते हैं। लेकिन ऐसी जो कॉस्मिक रेडिएशंस होती हैं डिपेंड करती हैं ज्योग्राफिकल लोकेशन क्या है अर्थ की, वो कितने अल्टीट्यूड का है, उस पर भी ये बड़ा डिपेंड करती हैं। क्या जैसे बहुत बड़े ऊंचे इलाके में चले जाएं जैसे कुछ, तो वहाँ पर रेडिएशन ज़्यादा का प्रॉब्लम क्रिएट करती है। ये भी हम देखते हैं। जैसे हम लद्दाख एरिया का जब सुनते हैं तो वहाँ बोलते हैं स्किन बर्न बड़ा होता है। तो ये एरिया पे डिपेंड करता है रेडिएशन, ऐसी रेडिएशंस का। उसके बाद न्यूक्लियर वेस्ट हैंडलिंग एंड डिस्पोजल। जो न्यूक्लियर वेस्ट जो निकलता है, जैसे ये 3 कैटेगरीज का होता है, हाई जो लेवल होता है, लो लेवल और ट्रांस यूरेनिक लेवल। ये क्या करते हैं, जब न्यूक्लियर वेपन वगैरह या कुछ भी है या मिलिट्री एक्टिविटी से या जहाँ से भी न्यूक्लियर का मटेरियल निकलता है जैसे प्लूटोनियम प्रोसेसिंग एंड अदर रेडियो आइसोटॉप या हॉस्पिटल से या लेबॉर्ट्री से, तो ये जो वेस्ट निकलता है इसके जो इफेक्ट्स पड़ते हैं कहीं पर, जब इसको डिस्पोज करते हैं वहाँ से जो रेडिएशन निकलती हैं तो वो काज करती हैं रेडिएशन पोल्यूशन। इसके अलावा डिफेंसिव वेपन प्रोडक्शन, जब हम डिफेंस के लिए कोई वेपन प्रोड्यूस करते हैं जो कि रेडियो एक्टिव मटीरियल के होते हैं, एटॉमिक बम वगैरह, तो इनका भी हैंडल करना बड़ा हाई रिस्क होता है, क्योंकि यहाँ इनके अंदर भी क्या होती हैं, रेडिएशंस होती हैं जो बीमारियाँ काज कर सकते हैं। इफ़ेक्ट्स क्या होते हैं इनके, अब लास्ट हम पढ़ेंगे, मतलब क्या पढ़ेंगे, इनके इफ़ेक्ट्स क्या हैं। तो पहली बात है कि ये डिजीज़ काज करते हैं, ये क्योंकि ये रेडिएशन टॉक्सिक रेडिएशंस को इमिट करते हैं, तो इसकी वजह से बहुत सारे डिजीज़ होते हैं। जो मैडम मैरी क्यूरी थी, जिनको नोबेल प्राइज़ मिला था पहले 1993 में लिटरेचर जो उन्होंने किया था रेडियो एक्टिविटी के रिलेटेड, और फिर उनको 1911 में क्या हुआ, दूसरा नोबेल प्राइज़ जो के उनको मिला। तो उनको भी उन्होंने इतना बड़ा काम किया था कि रेडियम और पोलोनियम को जो है उन्होंने, प्लूटोनियम को क्या है डिस्कवर भी किया था। तो उनको भी क्या हुआ, उनकी भी डेथ जो है लिकीमिया से हुई थी, जो कैंसर का होता है एक टाइप। तो उसकी वजह से क्या होता, उनके बोन मैरो को रेडिएशन से क्या होता अफेक्टेड हो गई थी उनकी बोन मैरो, जिसकी वजह से उनको डेथ हुई थी लिकीमिया की वजह से 1934 में। तो वो कारण है। तो लो लेवल जो रेडिएशंस होती हैं, स्मॉल पोर्शन ऑफ बॉडी में जस्ट अफेक्ट द सेल मेम्ब्रेन। जो सेल होता है, ये सेल होता है हमारे बॉडी के, इसके ये अंदर न्यूक्लियाई है और बाहर ये साइटोप्लाज्म है और ये बाहर सेल मेम्ब्रेन। तो अगर रेडिएशन की लेवल कम है तो अफेक्ट करेगा सेल मेम्ब्रेन, और माइल्ड स्किन रेडिएशंस मतलब इरिटेशन काज करेगा। लेकिन अगर उन्हीं को हम लंबे समय तक एक्सपोजर में रहेंगे तो उससे क्या होगा, नौसिया हो सकता है, वोमिटिंग हो सकता है, डायरिया हो सकता है, हेयर का लॉस होता है, नेल या ब्लीडिंग भी हो सकती है अगर ज़्यादा देर तक हम उसके एक्सपोजर में रहेंगे तो। और अगर हाई रेडिएशन हैं, लो के अलावा हाई हैं, तो अक्यूट टॉक्सिसिटी हो सकती है उसकी वजह से, जिसकी वजह से विक्टिम को एकदम से मर सकता है विक्टिम, अगर ज़्यादा एक्सपोजर में रहेगा रेडिएशन के। तो इसमें और बीमारियां क्या आ सकती हैं, एनीमिया, इन्फेक्शन और हीमोफॉर्वेज भी हो सकता है। हाई एक्सपोजर टू रेडिएशन द गेस्टेशन पीरियड, अगर कोई बच्चा होने वाला है या कुछ है, ऐसा पीरियड में जो है वो क्या होता है, डैमेज ब्रेन को डैमेज करता है। इन्फेंट के को जो बच्चा होने वाला होता है 8 और 15 वीक्स का है प्रेगनेंसी के दौरान, अगर वो एक्सपोज्ड हैं तो उनको बुरे असर पढ़ते हैं। खासकर हमने ये देखा है हिरोशिमा और नागासाकी के केस में ड्यूरिंग सेकंड वर्ल्ड वार में, कि जो इस रेडिएशन के एक्सपोजर में थे उनका जो ब्रेन पर सीधा इफेक्ट पड़ा था और उनका आईक्यू जो है वो कम हो गया था एज़ कम्पेयर टू अदर जो बच्चों के। तो ये इफेक्ट पड़ता है। मोस्ट सेंसिटिव ऑर्गन ऑफ द ह्यूमन बॉडी टू हाई रेडिएशन एक्सपोजर के जो होती हैं वो कौन कौन सी होती हैं, हाई रेडिएशन के जो सेंसिटिव ऑर्गन्स हैं बॉडी के, एक है इंटेस्टाइन, लिम्फ नोड्स, स्प्लीन, बोन मैरो और गोनाड्स वगैरह, ये जो हैं। और रेडिएशन क्या करती हैं, इम्यून सिस्टम को वीक कर देती हैं, मैंने पहले भी अभी पढ़ा था। तो ये मैडम मैरी क्यूरी हैं, कहीं ये किसी लैब में
काम कर रही हैं रेडिएशन को लेकर। इनको मैंने बोला कि 1911 में नोबेल प्राइज़ मिला था केमिस्ट्री में। तो बेसिकली ये फिजिस्ट थी वैसे। तो नेक्स्ट जो है वो है जेनेटिक एंड सोमैटिक डैमेज भी होता है। तो रेडिएशन डैमेज करती है दो तरह से, सोमैटिक डैमेज करती है रेडिएशन, तो दूसरी करती है जेनेटिक डैमेज। सोमैटिक डैमेज में क्या होता है इसको समझें कि ये रेफर टू डैमेज टू सेल्स दैट आर नॉट एसोसिएटेड विद रिप्रोडक्शन। ऐसे सेल्स को डैमेज होता है जो रिप्रोडक्शन से जुड़े हुए नहीं होते, उसको बोलते हैं सोमैटिक डैमेज। इसमें जो होता है इसमें डैमेज इंक्लूडिंग लॉस ऑफ हेयर हो जाता है, फाइब्रोसिस होता है, लंग्स पे इफेक्ट पड़ता है, वाइट ब्लड सेल्स कम हो जाते हैं। इसके अलावा कैटरैक्ट होना, आँखों का जो बीमारी होती है वो हो सकती है। और इस की वजह से, सोमैटिक की वजह से फ्यूचर में कैंसर भी हो सकता है और डेथ भी हो सकती है। दूसरा जो जेनेटिक डैमेज होता है ये क्या होता है, सेल्स में को अफेक्ट करता है, खासकर जो रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्व होते हैं। तो जेनेटिक डैमेज जो करता है ये क्या करता है, जीन्स पे सीधा सीधा इफेक्ट करता है, म्यूटेशन पे इफेक्ट करता है, अबनॉर्मलिटीज़ लाता है, और ये क्या होता है जनरेशन टू जनरेशन भी पास होता है। तो ये रिप्रोडक्टिव सेल्स को अफेक्ट करता है, ये नॉन रिप्रोडक्टिव सेल्स को सोमैटिक वाला काज करता है। फिर सॉइल इनफर्टिलिटी। सॉइल इनफर्टिलिटी मतलब क्या हो गया कि सॉइल्स में जो न्यूट्रिएंट वगैरह हैं अगर वो सॉइल में क्या होगा रेडिएशन से अगर कंटेमिनेट होते हैं तो सॉइल पे सीधा सीधा इफेक्ट पड़ता है इनका। सॉइल इनफर्टाइल होती है और टॉक्सिक हो जाती है। इसमें जो प्लांट ग्रो करते हैं सॉइल में वो जेनेटिकली जो वो मॉडिफाइड हो जाते हैं खुद के खुद, और फूड चेन के थ्रू क्या होता है जब उनको हर्बीवोर खाते हैं प्लांट्स को तो वो फिर रेडिएशंस होती हैं उनमें आ जाती हैं, और फिर कार्निवोर्स खाते हैं जैसे, और हायर लेवल पे जो होते हैं कार्निवोर्स उन पर उस पर ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। और जैसे जैसे ऊपर जाते जाते हैं फूड चेन में तो उसका इफेक्ट बढ़ता जाता है, तो उस प्रोसेस को बोलते हैं बायोमैग्नीफिकेशन। ये चीज़ भी देखने को मिलती है। नेक्स्ट क्या होता है कि सेल का डिस्ट्रक्शन भी होता है। तो रेडियो एक्टिव पोल्यूशन से क्या है बुरा असर पड़ते हैं सेल्स पर, बहुत सारे सेल के जो है वो अल्टरेशन हो जाती है उसका। इसके अलावा क्या होता है मिलियंस ऑफ सेल्स इन ए सिंगल बॉडी जो है वो क्या हो जाते हैं, उसके रेडिएशन की वजह से डिसऑर्डर पैदा होते हैं, जिसकी वजह से परमानेंट डैमेज भी हो सकता है सेल्स में, ऑर्गन्स में, ऑर्गन सिस्टम पर। अगर लगातार हम रेडिएशन के एक्सपोजर में रहेंगे तो परमानेंट इलनेस हो सकती है और डेथ भी हो सकती है। रेडिएशंस बर्न भी करती हैं, चाहे स्किन्स हो जब बाकी बॉडी पार्ट्स हों, अगर ज़्यादा देर हम उसके एक्सपोजर में रहें तो क्या होता है ये बर्न्स काज करती हैं, रेड लेसन लाती हैं, क्या करती हैं सोर्स इज द एविडेंस, ये इस तरह के करते हैं। और स्किन कैंसर भी काज करती हैं, जैसे कि हमने ये भी बोला है जैसे कि अगर अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस अगर ओजोन लेयर ना होती तो अर्थ के सरफेस पे आ जाती तो स्किन कैंसर भी हमें काज कर सकती थी। तो इस तरह से रेडिएशन भी क्या करती हैं बर्न करती हैं, बर्न इंजरी होती है इनकी वजह से। अफेक्ट्स ऑन वाइल्ड लाइफ, जो भी वाइल्ड लाइफ है जंगल में रहने वाले एनिमल्स हों प्लांट्स हों उन पर भी असर पड़ता है इनका। हाई लेवल ऑफ ऑर्गेनिज्म गेट मोर इफेक्टेड, जो हायर लेवल के ऑर्गेनिजम्स होते हैं उन पर ज़्यादा असर पड़ता है एज़ कम्पेयर टू इंसेक्ट्स और फ्लाइज से, ये चीज़ भी देखी गई है। हर्बीवोर्स सच एज कैटल जो होते हैं वैन ग्रेज करते हैं, क्या ये जो कैटल वगैरह होते हैं जब ग्रेजिंग करते हैं लैंड में, जिसमें क्या है कि डिपॉजिशन है सेलेनियम 13 का या आयोडीन 131 का, तो क्या होता है वहाँ से ये उन पर बुरा असर पड़ता है हर्बीवोर्स पर, उनके टिश्यूज़ में ये इकट्ठा हो जाता है ज़्यादा अमाउंट में, तो फिर बुरे असर पड़ते हैं जब ये हर्बीवोर वगैरह ऐसे जो लैंड पर चरते हैं ग्रास वगैरह को जो कंटेमिनेटेड है तो उन पर असर पड़ता है। इफ़ेक्ट्स ऑन प्लांट्स पर भी इफ़ेक्ट पड़ता है, उसमें रेडिएशन डैमेज करता है मोस्टली, जो अल्ट्रावायलेट वेव्स वगैरह आती हैं उनसे स्टोमेटा पर असर पड़ता है बुरा, रेडिएशंस का वो काम नहीं करता सही तरीके से, ट्रांसपिरेशन नहीं हो पाती। इसके अलावा क्या होता है क्रोमोसोम पर इफेक्ट पड़ता है, रिप्रोडक्शन पर इफेक्ट पड़ता है प्लांट्स की। इसके अलावा हेल्थ और शेप्स और जो होती हैं साइज़ ऑफ प्लांट्स पे उन पर इफ़ेक्ट पड़ता है। तो प्लांट्स को क्या करता है ये डिस्ट्रॉय करता है, इफ़ेक्ट करता है, ये चीज़ें भी होती हैं रेडिएशन के कारण।
इफ़ेक्ट्स ऑन मैरीन लाइफ, जो पानी में रहने वाली होती हैं समुद्र में जा, तो ऐसे प्लांट्स पर भी इफ़ेक्ट पड़ता है, पौधों पर भी सीधा सीधा जो ये न्यूक्लियर रेडिएशंस होती हैं उनकी वजह से। तो इसमें क्या होता है, जैसे कौन कौन से हो गया, सीजियम, रेडॉन, क्रिप्टॉन, रुथेनियम, जिंक, जो कॉपर आर फ्यू ऑफ देम हैं जिनकी वजह से ये पड़ता है। दो द वेस्ट इज़ रिलीज इन ए परमिसिबल, और ख़ास पर उन 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 प्लांट्स जो वाटर बॉडी में, जो इंडस्ट्रीज़ के पास कहीं बसा है और वाटर बॉडी, और उस इंडस्ट्री से ये ऐसे मटेरियल जो है सीजियम, रेडॉन वगैरह हम वहाँ पर डिस्पोज कर रहे हैं, तो वहाँ से ये प्लांट्स मतलब और जो एनिमल्स और प्लांट्स हैं पानी में, उन पर इफेक्ट पड़ता है, जिसकी वजह से उनके टिश्यू ख़राब हो जाते हैं, बोन्स पर असर पड़ता है, उनके फिशेस वगैरह पे, सी वीड जो होते हैं उन पर असर पड़ता है, तो शेल्स ऑफ फिशेस जो उन पर इफेक्ट पड़ता है, और टिश्यू और वगैरह और सब चीज़ों पर असर पड़ता है इन चीज़ों का, रेडिएशन का। और लॉस ऑफ लाइफ भी होता है कि रेडिएशन की वजह से, रेडियो एक्टिव पोल्यूशन की वजह से डायरेक्ट सीधा लॉस होता है, बुरा बुरा असर पड़ता है। ये एक एग्जांपल बड़ी है कि जब न्यूक्लियर बम गिराया था हिरोशिमा और नागासाकी में 1945 में जापान पे यूनाइटेड स्टेट अमेरिका ने, तो उस समय क्या हुआ था, सेकंड वर्ल्ड वॉर के दौरान 2 लाख लोग जो हैं वो मर गए थे इन रेडिएशन की वजह से, और आज दिन तक उन पर बुरा असर पड़ रहा है। तो ये चीज़ें होती हैं। तो फाइनली जो है हम पढ़ेंगे कि कंट्रोल कैसे करते हैं रेडियो एक्टिव पोल्यूशन को। तो ये हाईली हैज़ार्डस होती हैं ह्यूमन हेल्थ को, तो इनका प्रिवेंशन और इनका कंट्रोल करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और इनको कंट्रोल करने के लिए बहुत सारे तरीके हैं कि लीकेज रेडियो एक्टिव मटीरियल का जो है, चाहे वो न्यूक्लियर रिएक्टर से हो, इंडस्ट्री से हो, लेबॉर्ट्री से हो, उनको रोकना चाहिए, लीकेज ना हो सके ऐसी रेडिएशंस का। जो डिस्पोज करते हैं मटेरियल का रेडियो एक्टिव का, वो सेफ़ होना चाहिए और सिक्योर होना चाहिए, वो गवर्नमेंट बॉडी वगैरह करनी चाहिए, कोई लोकल ऐसे नहीं होना चाहिए। रेडियो एक्टिव मटेरियल मस्ट बी स्टोर इन ए सेफ प्लेसेस, मस्ट बी चेंज इनटू ए हार्मलेस फॉर्म। रेडियो एक्टिव मटेरियल जो भी होता है उसको सेफ़र जगहों पर स्टोर करना चाहिए, और उसको हार्मलेस सब्सटेंसेस में चेंज भी करना चाहिए ताकि नुकसान ना हो। रेडियो एक्टिव वेस्ट जो है विद वेरी लो रेडिएशन जो होती हैं उनको भी सीवेज में डालना चाहिए। इसके अलावा क्या, न्यूक्लियर पावर प्लांट मस्ट फॉलो द सेफ्टी इंस्ट्रक्शंस। जहाँ भी न्यूक्लियर पावर प्लांट्स वगैरह लगाते हैं वो क्या करने चाहिए, सेफ्टी इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करने चाहिए। इसके अलावा प्रोटेक्टिव गारमेंट्स, प्रोटेक्टिव कपड़े लगाने चाहिए उन वर्कर्स को जो काम करते हैं न्यूक्लियर पावर प्लांट्स में। इसके अलावा हमें क्या करना चाहिए, अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ एनर्जी भी बहुत सारी हैं, चाहे विंड एनर्जी है, सोलर एनर्जी है, उनकी तरफ भी हमें ध्यान देना चाहिए, स्विच उनकी तरफ करना चाहिए, स्विच टू दीज एनर्जीज़। इसके अलावा नेचुरल रेडिएशन मस्ट बी परमिसिबल लिमिट्स होनी चाहिए, कुछ जितने भी जहाँ पर भी ये न्यूक्लियर एनर्जी के रिलेटेड काम करते हैं वहाँ उनकी कुछ परमिसिबल लिमिट होनी चाहिए, उस पर होना चाहिए, लिमिट के बाहर नहीं होना चाहिए वो एमिट या रिलीज़। न्यूक्लियर जो डिवाइसेस हैं शुड बी एक्सप्लोडेड अंडरग्राउंड, जो है उनको अंडरग्राउंड में डंप करना चाहिए, एक्सप्लोड करना चाहिए डिवाइसेस को जैसे। इसके अलावा प्रोडक्शन ऑफ रेडियो आइसोटॉप्स जो हैं नीड टू बी मिनिमाइज्ड। जो भी रेडियो आइसोटॉप हम प्रोड्यूस कर रहे हैं उनको भी हमें कम कर देना चाहिए। एक्सट्रीम प्रिकॉशन शुड बी टेकन ड्यूरिंग द डिस्पोजल ऑफ इंडस्ट्रियल वेस्ट इन कंटेनिंग रेडियो न्यूक्लाइड। इंडस्ट्रियल वेस्ट जितना भी निकलता है जिसमें रेडियो न्यूक्लाइड्स हैं उनको डंपिंग करने के लिए हमें पूरे तरीके से ध्यान देना चाहिए, प्रिकॉशंस लेना चाहिए डिस्पोजल के दौरान। और हाई चिमनी और वेंटिलेशन यूज़ करना चाहिए ऐसी जगहों पर जो कि कंटेमिनेशन होती है रेडियो एक्टिव सब्सटेंस की वजह से, ऐसी जगह पर हाई चिमनी और वेंटिलेशन यूज़ करना चाहिए। इसके अलावा न्यूक्लियर रिएक्टर जो है और क्लोज कूलेंट साइकिल, गैसेस कूलेंट साइकिल वेरी हाई प्योरिटी में बी यूज टू प्रिवेंट एक्सटेंशियस एक्टिवेशन प्रोडक्ट्स। इसमें क्या है कि जो न्यूक्लियर रिएक्टर में हमें ये क्लोज साइकिल कूलेंट को यूज़ करना चाहिए ताकि रेडियो एक्टिव जो हैं रेडिएशंस ना निकलें। इसके अलावा क्या होता है, फिशन रिएक्शंस नीड टू बी मिनिमाइज्ड। बैंड ऑफ न्यूक्लियर टेस्ट, जो न्यूक्लियर टेस्ट कर रहे हैं और बहुत सारे न्यूक्लियर टेस्ट किए जा रहे हैं उनको हमें बैन करना चाहिए। अब तो यूएसए और जो यूएसएसआर वगैरह उनका भी एग्रीमेंट हुआ है और वो भी एटॉमिक बम को कम कर रहे हैं, जबकि कुछ कंट्रीज़ हैं उनको बढ़ा रही हैं, उनको नहीं बढ़ाना चाहिए।
न्यूक्लियर माइंस वेट ड्रिलिंग में बी इम्प्लाइड अलॉन्ग विद अंडरग्राउंड ड्रेनेज। जहाँ पर भी हम माइंस का काम करते हैं वहाँ वेट ड्रिलिंग होनी चाहिए न्यूक्लियर माइंस में खासकर। इसके अलावा न्यूक्लियर मेडिसिन और रेडिएशन थेरेपी को कम से कम करना चाहिए, अप्लाई करना चाहिए, तभी करना चाहिए जब बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो। तो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस टॉपिक। थैंक यू ऑल ऑफ यू।